अभी इस वीडियो में हम लोग दूसरा वाला प्रत्यवर्ती धारा परिपथ पढ़ेंगे, तो इसको बोलते हैं यल परिपथ। यानी जब एसी मेंस किसी प्रेरकत्व पर आरोपित होता है तो उसको कहते हैं यल परिपथ। तो यहाँ पर एल परिपथ ये बनाया गया। एसी मेंस के साथ हम लोग एक कुंडली को जोड़ देंगे, प्रेरक कुंडली जिसको कहते हैं, तो ये यल परिपथ कहलाता है। तो याद रखना है एल परिपथ इस तरह से बनता है। अब एल परिपथ में इसमें क्या होता है कि जब प्रत्यवर्ती स्रोत से धारा इस एल में बहती है तो स्वप्रेरण की घटना होती है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, -LdI/dt होता है। किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो -LdI/dt होता है, याद रखना। तो ये एल परिपथ हम लोग बना लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत बनाएंगे, कुंडली बना देंगे, उसके नीचे एल लिख देंगे, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल -LdI/dt लिख देंगे। अब इसमें जो आई है वो परिपथ में धारा है। अब हम लोग फिर से चाहें तो किरचॉफ के नियम से लिख लें। किरचॉफ का नियम क्या था? सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। तो सिग्मा ई का मतलब होता है कुल विद्युत वाहक बलों का योग। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल ई है और यहाँ पर -LdI/dt है, ये भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ये दोनों विद्युत वाहक बल हैं, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में। तो E-LdI/dt बराबर सिग्मा आई आर लिखेंगे। यहाँ पर आई तो है लेकिन आर जीरो है, कि परिपथ में आर दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर आर की जगह जीरो लिख देंगे। तो आई आर जो आएगा यहाँ से जीरो आ जाएगा। बस अब इसको यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो आ जाएगा, ये निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको पहले लिख लेंगे LdI/dt लिख लेंगे और E बराबर E हो जाएगा। E की जगह लिख देंगे E0 sin ओमेगा टी। अब हमें इससे I निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये समाकलन सीख लेंगे। समाकलन हमने पीछे बता रखा है, वरना जरूरत नहीं समाकलन सीखने की, बस याद रखना है। समाकलन करने पर ये आ जाएगा I बराबर -E0 अपान ओमेगा L cos ओमेगा टी हो जाएगा। तो अब I बराबर ये आ जाएगा, इसको कास ओमेगा टी माइनस कास ओमेगा टी को लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 जो होता है वो कास ओमेगा टी के बराबर होता है, माइनस कास ओमेगा टी के, सॉरी। तो माइनस भी यहाँ पर आ जाएगा इसकी वजह से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब E0 अपान ओमेगा L जो ये लिखा हुआ है, इसको अधिकतम धारा I0 कहा जाता है। जैसे उसमें E0 बटे कैपिटल R कहा गया था, यहाँ पर E0 बटे ओमेगा L निकलता है L वाले परिपथ में, तो ये अधिकतम धारा हो गई। तो धारा का जो तात्कालिक मान आ गया I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई आ गया, तो तुमको याद होगा। अब यहाँ पर देखिए जो E का जो समीकरण है, जो तात्कालिक मान है E0 साइन ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी इसमें लिखा हुआ है, जरा गौर करिए। और यहाँ पर जब हम लोग I इसको कैलकुलेट करके लाए हैं तो धारा जो है वो लिखा है इसकी जगह ओमेगा टी माइनस पाई/2। इसका मतलब है कि जो धारा है वो E से 90 अंश माइनस पाई/2, पाई/2 का मतलब 90 अंश कला में पश्चगामी है। तो ये बस इसका सार निकलता है। तो बस ये याद रखना है आपको मेन, कि L वाले परिपथ ये सीखना चाहना तो सीख लेना, अगर नहीं सीखना चाहते हो तो केवल ये याद रखना है कि L परिपथ में E बराबर होता है E0 साइन ओमेगा टी और I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, बस ये याद रखना है। और इसी से बस ये लिख देना है कि केवल L परिपथ में धारा I वोल्टेज E से 90 अंश कला में पश्चगामी होती है, यानी वोल्टेज पहले अधिकतम हो जाता है, तब उस समय धारा का मान शून्य होता है। तो इतना अंतर होता है। तो इसमें जो धारा आई है याद रखना है L परिपथ। जैसे R परिपथ में क्या था, E और I समान कला में थे दोनों, लेकिन यहाँ पर जो L परिपथ होता है उसमें जो धारा होती है वो E से पश्चगामी होती 90 अंश। बस ये आंसर हो गया इसका। तो यहाँ पर यही बात यहाँ लिख दी है मैंने। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था कि R परिपथ में E बटे I को R बोला गया था। अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी क्या लिखा है, यहाँ पर हम लोगों ने E0 बटे ओमेगा L को लिखा हुआ है I0, तो यहाँ पर ये I0 लिखा गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर E बटे I या E0 बटे I0 जो नीचे लिखा होता है ओमेगा L लिखा हुआ है, यहाँ पर ओमेगा L कहलाएगा।
तो यहाँ पर चूंकि ये वोल्टेज बटे धारा लिखा हुआ है, तो वोल्टेज बटे धारा को प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध यल परिपथ का निकला, तो ओमेगा यल जो है वो यल परिपथ का प्रतिरोध कहलाता है। तो इसको यल परिपथ के कारण इसका प्रतिरोध न कह के इसको कहा जाता है प्रेरण प्रतिघात। है ये प्रतिरोध ही, रेजिस्टेंस ही है, बट एल के कारण, यल लगे होने के कारण, यानी प्रेरण कुंडली लगे होने के कारण इस ओमेगा यल का नाम है प्रेरण प्रतिघात, याद रखना। तो यल परिपथ का जो ई बाई आई का रेशियो या ई नॉट बाई आई नॉट का रेशियो, अर्थात यल परिपथ का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है उसका नाम है प्रेरण प्रतिघात। आर परिपथ का जो वैद्युत प्रतिरोध था उसका नाम होता है ओमी प्रतिरोध, कैपिटल आर ई। लेकिन इसका जो प्रतिरोध होता है, जो ओमेगा एल होता है, उसको कहते हैं प्रेरण प्रतिघात और एक्सएल से लिखा जाता है। तो यल परिपथ वाले के वैद्युत प्रतिरोध को एक्सएल से लिखते हैं और ये ओमेगा एल होता है। अगर हम ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख दें तो फार्मूला एक्सएल का बन जाएगा 2 पाई एल, मात्रक ओम होगा, क्योंकि ये भी प्रतिरोध ही है इसलिए मात्रक ओम होगा। अभी ई और आई का ग्राफी निरूपण, यानी आपको केवल ये याद रखना है कि यल परिपथ में धारा पक्षगामी होती 90 अंश ई से, और जो अनुपात होता है ई और आई का उसको ओमेगा यल कहते हैं और इसको एक्सएल से लिखते हैं। इसका नाम प्रेरण प्रतिघात होता है और उसका फार्मूला ये होता है। और ग्राफी निरूपण याद रखना है, फिर इसके बाद फेजर डायग्राम देखेंगे। अब ई व आई का ग्राफी निरूपण तो मैंने तुमको समझाया था पीछे कि ई जिसमें ओमेगा टी केवल लिखा हो वो मूल बिंदु से ग्राफ प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन में टी लिख देंगे या ओमेगा टी लिख दीजिए, और इस लाइन में प्लस ई और आई लिख दीजिए। यहाँ टी भी लिखा रहता है, मोस्टली टी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अब जिसमें ओमेगा टी लगा है उसको हम मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे, और आई में -π/2 लिखा है तो यहाँ से हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से वक्र चलाएंगे कि इन दोनों, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच से गुजरे, और ऊपर यहीं से नहीं गुजारना, थोड़ा पहले से गुजारते हुए और फिर बीच से, फिर थोड़ा पहले से गुजारते हुए फिर बीच से, तो इस तरह का ग्राफ बना देना है। तो आई वाला यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करेंगे और गुजरेगा यहाँ बीचों बीच से जब गुजरता है तो आई जो है वो ई से 90 अंश यानी π/2 पक्षगामी होती। तो ये उसके लिए ग्राफी निरूपण हो गया यल परिपथ के लिए ई और आई का। अब यहाँ पर अगर फेजर डायग्राम ई व आई के बीच कला का वेक्टर निरूपण देखें, फेजर डायग्राम देखें, तो फेजर डायग्राम हम बनाएंगे फिर वही हमने बताया था कि एक्स अक्ष अगर इसको मान लिया जाए तो ओमेगा टी जो कोण बना रहा है उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो ये ई वाले में ओमेगा टी लिखा हुआ है तो ई वाला तीर ऐसे बना के ओमेगा टी लिख देंगे। फिर आई वाला तीर जो है वो ओमेगा टी -π/2 था तो इस वाले तीर से π/2 नीचे बनाएंगे। ये जो ऊपर तीर बना -π/2 है, इसलिए आई वाला जो तीर होगा वो यहाँ से π/2 नीचे, 90 अंश नीचे, यानी ये लाइन और ये लाइन 90 अंश नीचे। तो इस तरह से फेजर डायग्राम बना सकते, या फिर सिंपल वे में इस तरह सीख लीजिए। सिंपल वे में ये है तरीका, सिंपल वे में तरीका ये है कि जो ओमेगा टी है और आई जो है, आई ओमेगा टी -90 डिग्री नीचे है, -π/2 लिखा है, तो आई को हम लोग सीधे ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाएंगे और ओमेगा टी को हम लोग ऐसे इसको ई को ऊपर की ओर बना लेंगे। या एक तरीका और बताया था मैंने, सॉरी, यहाँ पर यह तरीका बताया था मैंने कि अगर ओमेगा टी किसी के साथ लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर ई में ओमेगा टी लगा है तो ई की हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे ऐसे, तो ये ई का बन जाएगा। और उसके बाद जो आई के साथ जो लिखा है ओमेगा टी -π/2 लिखा है, तो -π/2 हो तो 90 अंश कोण में इधर को ठीक नीचे की ओर 90 अंश ये आई का बना देंगे फेजर डायग्राम। तो यूं भी हम लोग बना सकते हैं, या तो ई को, अब इसमें आई को हमेशा ई से नीचे ही रखना है 90 डिग्री, तो ई को इधर बनाया तो इधर आ जाएगा, अगर ई को इधर बनाया तो और नीचे हो जाएगा 90 डिग्री। ये दो तरीके हैं। अब यहाँ पर जो एक्सएल है जिसको धारतीय प्रतिघात कहा गया है, प्रेरण प्रतिघात कहा गया है, वो ओमेगा एल है तो ये 2πl FL हो गया, तो एक्सएल प्रोपोर्शनल एफ हो जाता है। तो अगर स्रोत की आवृत्ति अब बढ़ेगी तो एक्सएल भी बढ़ेगा। तो इसका अगर ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंटेशन करना हो इस प्रेरणिक प्रतिघात का फ्रीक्वेंसी के साथ संबंध, तो फ्रीक्वेंसी के साथ संबंध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो इसके एक सीधी रेखा मिलेगी ऐसे, तो ये एक्सएल प्रोपोर्शनल एफ हो जाएगा। तो ये है आपका केवल यल परिपथ, तो ये समझ लेना। फेजर डायग्राम समझना है मेन,
ये रिलेशन समझ रखना है और ये ग्राफी निरूपण समझ रखना है। बस इतनी सी बातें समझ रखनी है। और एल परिपथ का जो प्रतिरोध होता है यानी E0 बाई I0 या E बाई I होता है उसको एक्सएल से लिखते हैं। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा नॉट। इतने पॉइंट याद रखने हैं।